दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी डायरी की जिसमें कहने को तो सिर्फ 3 दिनों या कहें कि 3 रातों का ब्यौरा लिखा है, पर वो 3 रात का ब्यौरा अपने आप में इतना भयानक और दहला देने वाला है कि मुझे कई बार सोचना पड़ा कि मैं इस डायरी के पन्नों को आप तक पहुंचाऊं या नहीं। मैंने कई दिन तक इस बारे में सोचा और कई बार सोचने पर मुझे लगा कि अपने हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन दोस्तों के लिए ये एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव होगा। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपनी 51वीं कहानी पेश करने जा रहा हूँ। आप सबके प्यार और भरोसे से आज हमारा चैनल YouTube पर 1 साल पूरा कर रहा है। इसके साथ साथ ऊपर वाले की कृपा से मैं 50 कहानियाँ लिख चुका हूँ। मेरी कोशिश थी कि आपके सामने एक बिल्कुल नई तरह की कहानी पेश करूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वैसे तो इन पन्नों में किसी के काफ़ी दर्दनाक पलों के हिस्से मौजूद हैं, पर हो सकता है इन पलों के बारे में जानकर हम ये समझ सकें कि भूत प्रेतों का होना सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उतना ही सच है जितनी हम सबकी जिंदगियां। आत्माओं की दुनिया में वक्त की कोई सीमा नहीं होती, न उनके होने का कोई मकसद, न ही कोई रिश्ता, न कोई उम्मीद। बस होता है तो कभी न ख़त्म होने वाला लंबा इंतज़ार, और साथ ही उनकी मौत का कोई न कोई ऐसा राज जो लगभग हर बार उनकी मौत के साथ ही दफन हो जाता है। पर इस बार शुक्ला नहीं जानती थी कि उन ड्रॉर्स के अंदर वो लिखने के लिए कागज़ नहीं, बल्कि किसी की मौत का राज ढूंढ रही थी। ये कहानी जिन शब्दों में शुक्ला की डायरी में लिखी हुई एक पुलिस ऑफिसर को मिली, मैं उन्हीं शब्दों में आपको बता रहा हूँ। एक एक कर मैं उस टेबल की ड्रॉर खोल खोल कर देख रही थी। पुरानी चंदन की लकड़ी की महक ही कुछ अलग होती है। 1850 में बनाए गए इस पुराने घर की स्टडी में आकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई में 1850 के दौर में वापस पहुंच गई हूं। ड्रॉर्स और दरवाज़ों के पीतल के हैंडल कुछ अजीब तरह से ठंड से जमे हुए थे। धूल की एक महीन परत ने शायद इस इमारत का कोना कोना ढका हुआ था। ड्रॉर खोलने की कोशिश में यहाँ वहाँ मेरी उंगलियों और हाथों के निशान गहरी लाल काली लकड़ी पर भी साफ दिख रहे थे। उन ड्रॉर्स को खोलने का कारण बिना वजह चोरी से किसी की जांच पड़ताल करना नहीं, बल्कि मेरी एक बहुत छोटी सी ज़रूरत को पूरा करना था। किसी ज़माने में मेरी सहेली मिली के पुरखों को अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि के साथ ही ये इमारत तोहफे में दे दी थी, पर जब से इस इमारत के साथ मिली के परिवार का नाम जुड़ा था, तब से उनका समय खराब हो गया था। मिली से ज़्यादा पूछने पर भी वो इस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करती थी। मिली और मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करती थी और हमारी दोस्ती कॉलेज के 3 सालों को लांघ आज 10 साल से ज़्यादा की हो चली थी। मेरे पति निर्मल एक हादसे का शिकार हो गए थे और शादी के 3रे साल में ही उनकी मौत हो जाने से मैं बुरी तरह टूट गई थी। मेरे सास ससुर ने हिम्मत न बंधाई होती तो मैं शायद खुद को भी ख़त्म कर चुकी होती। पर कहते हैं ईश्वर एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से कुछ देता भी है। निर्मल की मौत के 1 हफ्ते बाद ही माउंट कैरमल देहरादून से चिट्ठी आई कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने से हफ्ता पहले मैं ज्वाइन करके सारी फॉर्मेलिटीज़ समझ लूं और छुट्टी ख़त्म होते ही पढ़ाना शुरू कर दूं। ये चिट्ठी मिलने के बाद
निर्मल के चले जाने का अफसोस करने के लिए जब मिली खुद आई तो बातों बातों में मैं इस नौकरी का जिक्र भी कर चली। इससे पहले कि स्कूल तेरे रहने का इंतज़ाम करे, तू तब तक हमारे देहरादून के कॉटेज में क्यों नहीं रहती? हम लोग तो अब वहाँ नहीं जाते। ऐसा कहकर मिली ने सीधे ही मुझे अपने कॉटेज में आकर रहने का निमंत्रण दे डाला था और मेरी बहुत सारी चिंताओं को भी ख़त्म कर दिया था। आज ये डायरी मिल जाने पर मैं सोचती हूँ कि अपनी मन की बात इसमें दर्ज कर लूँ तो मेरा मन कुछ हल्का रहेगा और साथ ही साथ जो भी इसे पढ़ेगा वो मेरे दुख और सुख में भागीदार हो सकेगा। पहली एंट्री, डायरी 25 जून, पहली रात 8:30 बजे। आज शाम मलीहा 7:30 बजे ही खाना बनाकर जा चुकी है। मैं यहाँ खिड़की के साथ बैठी हूँ। बाहर की वीरानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में फैला सन्नाटा बाहर जाकर पसर गया है। पंखा चल रहा है पर हुमस इतनी है कि पूरा बदन पसीने से नहा गया है। 2-2.5 मंजिल का इतना बड़ा कॉटेज है कि यहाँ अकेले बैठने में दिल घबरा सा रहा है। आज सुबह जब यहाँ आई थी तो ठीक लग रहा था। मलीहा दिन भर यहाँ थी तो अकेलापन या डर कुछ भी नहीं सता रहा था। निर्मल थे तो इतना अकेला महसूस नहीं होता था, पर आज लग रहा है जैसे मैं अंदर से भी इसी लंबे चौड़े मकान की तरह खाली हूँ। सांस भी ले रही हूँ तो वो ऐसे गूंज रही है कि जैसे एक नहीं 2 लोग एक साथ सांस ले रहे हों। यही 2 मंजिला घर कितने लोगों की छत बन सकता था अगर ऐसा हो सकता तो। इतने बड़े घर में तो 10-12 लोग आराम से रह सकते हैं। ऊपर की मंजिल पर 3-4 कमरे बंद हैं। एक कमरा शायद स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता है। कम से कम मलीहा ने तो मुझे इतना ही बताया है। पर साथ ही साथ एक और अजीब बात हुई। मैं और मलीहा पूरी तरह शाकाहारी हैं, पर फिर भी यहाँ रोज़ 3-4 किलो गोश्त पकाया जाता है। वो एक बर्तन में ऊपर की मंजिल पर बीचों बीच रख दिया जाता है। क्यों और किस लिए, इसका कोई खुलासा मलीहा ने नहीं किया। और साथ ही साथ मेरे कई बार कहने पर भी वो रात सोने के लिए यहाँ नहीं ठहरी, बल्कि खाना बनाते ही उसे जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने ये तक नहीं बताया कि सुबह कब आएगी। खैर, खाना अंदर हॉल में डाइनिंग टेबल पर सजा रखा है। मैं सोचती हूँ कि पहले नहा ही लूँ, फिर खाना खाकर सो जाऊँगी। दूसरी एंट्री, डायरी 25 जून, रात 9:40। अभी कुछ देर पहले कुछ अजीब सा हुआ है। मैं जब नहाकर खाने की टेबल पर पहुंची तो देखा कि किसी ने टेबल पर रखा सारा खाना तितर बितर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से 1-2 रोटी बची थी जो मैंने निकाल कर खा ली, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और इसके साथ ही पानी भरा कांच का गिलास ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े हो गिरा पड़ा था। पर मेरे अलावा तो यहाँ कोई और नहीं है। और जितना वक्त मैं बाथरूम में थी उतने वक्त में ना जाने इस बंद घर में कोई कैसे घुसा होगा। जब तक मैं अंदर थी मुझे किसी के बाहर होने की आहट भी सुनाई नहीं दी। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, पर इस बारे में इस समय किससे बात करूं? इस समय तो नीचे मार्केट भी बंद हो चुकी होगी। इस समय किसी को फ़ोन करना भी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है, जिसे मैं शायद देख नहीं पा रही पर महसूस कर पा रही हूँ। सोचती हूँ चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाना ही बेहतर है। आज के लिए शुभ रात्रि। तीसरी एंट्री, डायरी 26 जून, दूसरी रात
8 बजे। आज सुबह जाकर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। कोई खुशी बांटने के लिए नहीं है, तो बस अपनी डायरी के पन्नों से जाहिर कर रही हूँ। घर आने के बाद से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कल के वाक़ये के बारे में सोच सोच कर मन घबरा रहा था। कल की बात का जिक्र मैंने दोपहर मलिहा से किया तो वो बोली, दीदी कोई बिल्ली बिल्ली होगी, खिड़की से घुस आई होगी और बर्तनों के गिरने की आवाज़ से डरकर भाग गई होगी। आप भी बेकार की चिंता कर रही हो। ये सुनकर कुछ हद तक मुझे उसकी बात ठीक भी लगी, पर फिर भी मेरा मन नहीं था कि आज मलिहा मुझे छोड़कर जाए। दिन में मैंने मिली को फ़ोन भी किया था, पर वो घर पर नहीं थी, तो उससे भी बात नहीं हो पाई थी। मेरे कई बार कहने के बावजूद मलिहा ने रात मेरे साथ रुकने से मना कर दिया। आज भी वो बस खाना बनाकर चली गई, पर अंधेरा ढलने के बाद से मुझे कोई अनजाना सा डर सता रहा है। आज भी वही एहसास हो रहा है कि इस चारदीवारी में मैं अकेली नहीं हूँ। कोई तो है जो पल पल मुझे देख रहा है। खैर, अब रात काफ़ी हो चली है, खाना खा लेती हूँ। आगे कुछ लिखूँगी खाना ख़त्म करने के बाद। चौथी एंट्री, डायरी 26 जून रात 9:30 बजे। आज सब ठीक था। खाना अपनी जगह डाइनिंग टेबल पर ही रखा था। शायद मलिहा की बात ठीक ही थी। कोई बिल्ली या कोई और जानवर ही रहा होगा जिसने कल खाना गिरा दिया होगा। ऐसी सुनसान जगह पर रहकर कुछ अनजाने डरों का दिल में जगह बना लेना कोई अनोखी बात नहीं है। गाहे बेगाहे ऐसे डर ऐसी हालत में इंसान को घेर ही लेते हैं। 9:30 बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बजे हों। रात 12 बजे यहाँ ड्राइंग रूम में लगी बड़ी सी दीवार घड़ी इतनी तेज़ आवाज़ करती है कि इतनी रात गए वो शायद मीलों मील सुनाई देती होगी। 1 मिनट, शायद किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर के कमरे में चहलकदमी कर रहा है, पर यहाँ कोई कैसे हो सकता है? मैंने तो आज मलिहा से फिर पूछा था। उसने बताया कि इस घर में मेरे अलावा रात को कोई नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वो बड़ा गोश्त का बर्तन घसीटा है। कोई शायद उसे घसीटता हुआ ले जा रहा है और फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हिम्मत कर देखने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। 5वीं एंट्री, डायरी 26 जून देर रात 11:30 बजे। आज मैंने जो देखा वो अगर मैं किसी और के मुंह से सुनती तो शायद कभी भी भरोसा नहीं करती। ऊपर वाले की बनाई दुनिया को इंसान अपनी मिल्कियत समझता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो मैंने देखा है उसने मेरी सोच के मायने बदल दिए हैं। लगभग 1 घंटा तो मैं डर से जमी कमरे के कोने में बैठी रही। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेने के बाद दरवाजे तक आने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए यहाँ एक कोने में सारी बत्तियाँ बुझाकर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में लिख रही हूँ। कुछ देर पहले जब मैं डायरी लिखना छोड़ कमरे के बाहर देखने गई कि वो बर्तन खिसकने और दरवाज़ा धड़ाम से बंद होने की आवाज़ के पीछे क्या कारण है, तो वैसे तो मुझे सब पहले जैसा ही लगा। पर जैसे ही मैं इसे अपने दिमाग का वहम समझकर मुड़कर कमरे की ओर आने लगी तो मुझे किसी की दर्द भरी चीखों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा हो। बड़ी दबी दबी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मेरा दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था। हालांकि अभी भी हालात कुछ ज़्यादा अलग नहीं हैं। अभी भी जाने कौन सी ताकत है
जिसे समेट कर मैं ये लिख रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मेरे जानने वालों और इस डायरी को पढ़ने वालों तक पहुँचनी ही चाहिए। मैंने आवाज़ की दिशा में चलना शुरू किया तो आवाज़ ऊपर की मंजिल से ही आ रही थी। जैसे जैसे मैं सीढ़ी चढ़ती गई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आवाज़ के पास जा रही हूँ। हर पल के साथ टॉर्चर बढ़ता जा रहा था और किसी के हलक से निकलती दर्दनाक चीखें भी। धीरे धीरे मैं कांपती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, पर जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंच रही थी मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मेरी टांगों की ओर खून बहना बंद हो गया है, क्योंकि पैर बुरी तरह कांप रहे थे। पर फिर भी जाने क्या वजह थी जो मुझे उन हौलनाक आवाज़ों की ओर खींच रही थी। मैंने देखा ऊपर के फर्श पर जमी धूल पर किसी के कदमों के निशान थे। साथ ही बर्तन के घसीटे जाने के निशान भी एक दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। जब तक दबे पांव में उस दरवाजे तक पहुंची, अचानक चीखें सुनाई देनी बंद हो गईं। दरवाजे के पास जाकर मैंने की होल से देखने की कोशिश की तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे अंदर एक और दरवाज़ा है। मैंने धीरे से इस दरवाजे को धकेला और अंदर के दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर मैंने उस दरवाजे के की होल से झांका तो अंदर यहाँ भी कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, पर जितना भी दिखा वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। सामने वही गोश्त से भरा बर्तन रखा था और दो भयानक भद्दे हाथ गोश्त के टुकड़े उसमें से निकाल निकाल कर चबा रहे थे। उन दोनों हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें बंधी थी और गोश्त चबाए जाने की चपर चपर बाहर तक गूंज रही थी। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और इससे ज़्यादा वहाँ रुकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उल्टे पांव नीचे की ओर भाग पड़ी। ये क्या मुसीबत थी? ये मैं कहाँ रह रही हूँ 2 रात से? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भागकर कमरे में आई, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और एक कोने में धौंकने की तरह धड़कते अपने दिल को शांत करने की कोशिश करने लगी। उस बात को अब 2 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, पर एक अजीब बात यह है कि जैसे ही मैंने डायरी लिखने को खोली तो मेरी पिछली डायरी के आगे किसी ने किसी अजीब सी भाषा में इस पर लिखा है, इरेह मोर्फ ओक। दिखने में तो अंग्रेजी ही लग रही है, पर इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। इरेह मोर्फ ओग, आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? अभी अभी हॉल की घड़ी ने 12 बजे का अलार्म बजाया है और मोमबत्ती भी लगभग बुझने को है। आज की डायरी अभी यहीं ख़त्म करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। छठी एंट्री, डायरी 27 जून, तीसरी रात 2:30 बजे। आज रात अभी तक की शायद सबसे भयानक रात थी। आज मलीहा काम पर ही नहीं आई तो मजबूरन मैंने ही खाना बना लिया था। कल के वाक़ये के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो आज मैं स्कूल भी नहीं जा पाई। रात भर सूखे पत्ते की तरह कांपती रही। कब आंख लगी मैं नहीं जानती, पर जब आंख खुली दोपहर के 12 बज चुके थे। हो सकता है मलीहा दरवाज़ा बजा बजा कर चली गई हो। दोपहर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक थैली रखी थी जिसमें पड़ा गोश्त लगभग ख़राब होने लगा था। मैंने अंदर ले जाकर उसे पकाया और जहाँ मलीहा रखती है उसे वहीं रख दिया और नहाने चली गई। पर जब मैं नहाकर लौटी तो वो गोश्त मेरे बिस्तर पर किसी ने टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया था। बिस्तर का गद्दा भी किसी धारदार चीज़ से तार तार कर दिया गया था। लकड़ी की दीवार पर कुरेद कर लिखा था,
टूफ यूओय एकम हटेड। इतना सब देख मुझ में यहाँ और रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपना सारा सामान समेटकर दरवाजे से बाहर निकलने को ही थी कि मुझे दिखा कि दरवाजे के पास एक कुर्सी पर कोई आदमी बैठा दरवाजे की ओर ही देख रहा है। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे हाथों से सारा सामान वहीं गिर पड़ा। सामान गिरने की आवाज़ से भी उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप दीवार की ओर ही देखता रहा। एक पल में उसकी सर्द आवाज़ गूंजी, ये कहकर अचानक वो मुड़ा और उसका चेहरा देखते ही मैं बेहोश हो गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति निर्मल का ही था। पर यह आवाज़ और भाषा निर्मल की आवाज़ से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उस भयानक चेहरे पर दो लाल सुर्ख आंखें मुझे बुरी तरह घूर रही थीं। जैसा मैंने पहले कहा, इसके पल भर बाद ही मैं बेहोश हो गई। इसके बाद दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे होंगे कि मेरी बेहोशी किसी के दरवाज़ा खटखटाने से खुली। मैं उठी तो देखा दरवाजे के पास कोई नहीं था। दिल फिर एक बार तेजी से धड़का कि जाने दरवाजे पर कौन होगा। हिम्मत कर जाकर दरवाज़ा खोला तो जान में जान आई। दरवाजे पर मलीहा खड़ी थी। दीदी, आप ठीक तो हो? मैं सुबह भी दरवाज़ा पीट पीट कर चली गई पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं घबरा गई थी कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए आपको देखने दोबारा आई हूं। पर अंदर आते ही जब मलीहा ने सारा मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पलटकर नीचे मार्केट की ओर भागी और शुक्ला से बोली, दीदी, मैं गोश्त लेकर आ रही हूं। सुबह शायद उसे समय पर गोश्त नहीं मिला, इसीलिए उसने ये सब विनाश कर डाला है। अगर अभी भी उसके मतलब का खाना नहीं मिला तो वो हमें शायद जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मेरी बात तो सुनो मलीहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो, मलीहा भागती हुई मार्केट की ओर उतर चुकी थी। लगभग पूरा 1 घंटा मैं बेसब्री से उसका इंतजार करती रही। एक पल तो मुझे लगा कि अब शायद वो नहीं लौटेगी। ये सब देखकर वो डर कर भाग चुकी है। मैंने फिर एक बार अपना सामान पैक किया और वहाँ से चलने को दरवाज़ा खोलने लगी, पर मेरे पूरा जोर लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। साथ ही साथ मुझे वहाँ किसी की भयानक सी खरखराती हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। गुजरे वाक़े ने न सिर्फ मुझे बुरी तरह डरा दिया था, बल्कि निर्मल का किसी भी रूप में वहाँ होना मेरी हिम्मत बुरी तरह तोड़े दे रहा था। मैं निढाल सी दरवाजे के साथ जाकर गिर सी पड़ी और दीवार को टेक लगा इस जेल को देखने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। यह और कोई नहीं, मलीहा ही थी। दीदी, आप तो अंदर हैं, ये दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? मलीहा ने घबराते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं मालूम मलीहा, मैं तो बस यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। अब तुमने दरवाज़ा खोल दिया है तो मुझे जाने दो। तुम मत जाओ दीदी, मैं अकेली यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि आज जो भी हुआ है वो बरसों में कभी नहीं हुआ। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या पतझड़, ये गोश्त पूरे समय पर पककर ऊपर पहुँच जाना चाहिए। देर तो आज भी नहीं हुई थी मलीहा, बल्कि मुझे तो लगा कि मैंने जल्दी पकाकर ऊपर पहुंचा दिया। तुम तो रात को ही पकाती थी ना, मैंने तो दिन में ही रख दिया था। पर गोश्त बाहर पड़ा पड़ा सड़ चुका था दीदी। मैं तो सुबह 7 बजे आई थी और तुमने शायद काफ़ी देर बाद उठाया हो। हाँ मलीहा, मैंने तो दोपहर 12 बजे के बाद ही उठाया था, इसीलिए दीदी वो ख़राब हो चुका होगा। 5 घंटे बाहर पड़ा रहा तो
वो खराब ही होगा ना। वो सब तो ठीक है मलिहा, पर ये ऊपर रोज इस तरह से गोश्त पका कर रखना, ये किसके लिए? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती दीदी। तुम कुछ नहीं कह सकती तो मैं कहती हूं मलिहा। कल रात मैंने ऊपर तुम्हारे इस कॉटेज का राज देख लिया है। एक ऐसा भयानक राज जो शायद अब तक तुम लोगों ने पूरी दुनिया से छिपा रखा हो। पर जब मैं 2 दिन पहले यहां आई तो तुमने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? पर मलिहा ने पहले की तरह ही चुप्पी साध रखी थी। ठीक है मलिहा, अगर तुम इस बारे में नहीं बात करना चाहती तो मत करो। मैं भी अपना सामान उठाती हूं और चलती हूं यहां से। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जानती आज यहां क्या होने वाला है, पर मैं एक बात जानती हूं कि जितना आप जान चुकी हो उसे जानने के बाद आप भी शायद यहां से कहीं नहीं जा पाओगी। इतना तो मैं कुछ हद तक समझ चुकी हूं मलिहा। जब तुम्हारे जाने के बाद वो दरवाज़ा बाहर से खुद ब खुद बंद हो गया तो मैं समझ गई थी कि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही है। वैसे भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई ज़्यादा प्यार नहीं है। ठीक है दीदी, तो सुनो। ये बंगला एक अंग्रेज़ अफसर ऑल्टर गुडमैन का था। ऑल्टर कहने को तो आदमी था, पर हिंदुस्तानी जनता के लिए उसके मन में इतनी नफरत थी कि उन्हें सिर्फ मौत देने भर से उसे चैन नहीं मिलता था। ये बात अलग है कि वो लोगों को अलग अलग दर्दनाक तरीक़ों से मौत देता था। वो इतनी छानबीन भी करना ठीक नहीं समझता था कि पकड़े गए इंसान का कसूर है भी या नहीं। बस किसी भी हिंदुस्तानी को मारकर उसे खुशी सी मिला करती थी। अपनी इसी आदत के चलते एक बार उसने एक बहुत खूबसूरत लड़की को कैद कर लिया और उसे तरह तरह से परेशान करने लगा। जब उसे परेशान कर कर के भी उसकी भूख खत्म ना हुई तो उसने उसे एक कमरे में बंधवा दिया और रोज़ धीरे धीरे उसके शरीर से मांस के टुकड़े निकाल निकाल कर खाने लगा। 6-7 दिन किसी तरह दर्द सहन करने के बाद वो बेचारी वहीं मर गई। पर इसके बाद ऑल्टर को इंसानी मांस का चस्का लग गया। वो बहाने बहाने से भारतीय लोगों को कैद कर उन्हें कभी जिंदा रख तो कभी मरवा कर उनका मांस खाने लगा। और कहते हैं इंसानी मांस खाने से उसे कई तरह की शैतानी ताकतें मिल गई और वो बजाय एक इंसान के एक वेंडिगो बन गया। वेंडिगो? ये वेंडिगो क्या होता है मलिहा? वेंडिगो एक ऐसा शैतान होता है दीदी जो आधा इंसान होता है और आधा हैवान। उसे तीर, तलवार या बंदूक किसी से नहीं मारा जा सकता। उसे इंसानी मांस की कभी न खत्म होने वाली भूख लगती है दीदी। ये किसी भी इंसानी आवाज़ या भाषा में बात कर सकता है। किसी छलावे की तरह ही ये जानी पहचानी आवाज़ों में लोगों को पीछे से आवाज़ देता है और उनके रुकने या मुड़ने पर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। ऊपर जो जंजीरों में जकड़ा है वो और कोई नहीं, एक वेंडिगो ही है। पर ये फिर किसके मारने और चीखने की आवाज़ें आती हैं? दीदी, मिली दीदी के परदादा कैप्टन सतीश कुमार ऑल्टर गुडमैन के इन इरादों के बारे में जान चुके थे। एक रात ऑल्टर ने धोखे से नकली इल्ज़ाम लगाकर हमारे एक पुरखे को पकड़ लिया और उसे मारने को ही था कि कैप्टन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस वक्त अपना राज खुलने के डर से ऑल्टर चुप रहा, पर उसकी मांस की भूख जाग चुकी थी। कैप्टन बहाने से उस रात यहीं रुक गए और ऑल्टर के अलावा सब नौकरों और बाकी लोगों के जाने के बाद सोचने लगे कि किस तरह से ऑल्टर के बारे में अंग्रेज़ी हुकूमत को बताया जाए। ऐसा सोचते सोचते यहीं हॉल में एक कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी आंख लग गई और इतने में ही ऑल्टर ने उन पर हमला बोल दिया। उनके झगड़े में कैप्टन ने ऑल्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसके बाद जख्मी ऑल्टर की लाश उन्होंने ऊपर एक कमरे में रख दी। ऊपर वो कमरा
कैदियों के लिए था, जहां कैदियों को रखा और टॉर्चर किया जाता था। बड़ी मुश्किल से अकेले उसकी लाश को ऊपर पहुंचाकर वो आराम करने को बैठे ही थे कि वो लाश जिंदा हो उठी और कैप्टन पर हमला बोल दिया। फिर कुछ गोलियां चली और ऑल्टर फिर बेहोश हुआ। उसके बेहोश होते ही कैप्टन ने उसे घसीट कर ऊपर ले जाकर जंजीरों में बुरी तरह जकड़ दिया। पर वेंडिगो बन चुके ऑल्टर के इस हमले से कैप्टन भी काफ़ी जख्मी हो चुके थे। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो हॉल तक पहुंचे, मगर बेहोश हो गए। सुबह नौकरों के आने के बाद उनकी आंख खुली, पर तब तक बात काफ़ी बिगड़ चुकी थी। जख्मी हालत में उन्होंने सारी बात नौकरों को बताई और बोले, मेरा ये संदेश अंग्रेज़ी हुकूमत को देना और कहना कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसे काबू में रखेगी और तब तक दूसरी दुनिया में नहीं जाएगी जब तक ये वेंडिगो ख़त्म नहीं हो जाता। हमारे जिस पुरखे की जान उन्होंने बचाई थी, उनसे कैप्टन ने वादा लिया कि आने वाले वक्त में जब तक ये शैतान ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उनकी आने वाली पुश्तें इस राज को राज रखेंगी और इसके लिए कहीं ना कहीं से रोज़ गोश्त का इंतज़ाम करेंगी। बस 3 पुश्तों से ऐसा ही होता आ रहा है। पुश्त दर पुश्त हम मिली दीदी की परिवार से जुड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वेंडिगो कब ख़त्म होगा। पर यह सब मिली ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये बता देते तो तुम यहाँ थोड़े ना आती। मतलब ये शुक्ला कि उस शैतान को इंसानी मांस खाए महीना हो चुका है। हर महीने दीदी बहाने से किसी न किसी इंसान को यहाँ भेजती हैं। पूरा महीना पीट पीट कर कैप्टन की आत्मा वेंडिगो को जानवर का मांस खिलाती है, पर उसका पागलपन हद से ना बढ़े इसलिए उसके लिए महीने में एक बार इंसानी मांस का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। और अगर चारे को मालूम हो कि वो चारा है तो फिर वो चारा बनने क्यों आएगा ना दीदी। जानती हो, बाहर से दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था जब मुझे लगा कि तुम भागने का सोच रही हो। और इसके साथ ही मलीहा ने अपनी साड़ी में छुपाया एक चाकू मेरे पेट में उतार दिया। ये धोखा मेरे लिए बहुत बड़ा था। झटके और दर्द से मैं बेहोश हो रही थी और मलीहा मुझे घसीटकर मेरे कमरे की ओर ले जा रही थी। ये मिली ने मेरे साथ कैसा धोखा किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। साथ ही इत्तेफाक से मैंने इस डायरी के पेजों को शीशे के पास खुला रखा देखा तो उस अजीबो गरीब अंग्रेज़ी सी दिखने वाली भाषा का राज मैं समझ गई थी। इरेह मोर्फ ओग, गो फ्रॉम हेयर, यानी चले जाओ यहाँ से। और इसके बाद भी जब मैं यहाँ से नहीं गई तो डूफ यूओय एकम हटेट, डेथ मेक यू फूड, यानी मौत तुम्हें भोजन बना देगी। इरेह इवेल टनैक यूओय, यू कांट लीव हेयर, यानी अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। नोस इड लिड यूओय, यू विल डाई सून, यानी तुम जल्दी ही मरने वाली हो। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। अब रात के 12 बज चुके हैं और मेरे जख्म से खून लगातार रिस रहा है। मुझ में और लिखने की ताकत नहीं है। शायद सुबह तक मैं नहीं बचूंगी। निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। इस कमरे के खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, पूरे कमरे में जगह जगह मेरे खून के निशान हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि खिड़की का थोड़ा कांच तोड़ ये डायरी बाहर फेंक पाऊँ। और मरती हालत में भी एक थैली में बांध शुक्ला ने ये डायरी किसी तरह खिड़की का थोड़ा कांच तोड़ बाहर फेंक दी, जो उसकी मौत की जांच करने वाले किसी पुलिस वाले को नीचे
पेड़ों के पास गिरी मिली। कहते हैं एक रात अचानक इसके बाद उस कॉटेज में अपने आप आग लग गई और इस डायरी के आधार पर मिली और मलीहा को कैद कर जेल भेज दिया गया। उम्मीद है इससे कैप्टन और मलीहा की आत्मा को शांति मिली होगी और वो शैतान वेंडिगो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।